Hello everyone, welcome to Avigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla, and in this session of law I will discuss a very important topic related to Code of Criminal Procedure 1973, and the topic is plea bargaining. Okay, this is the topic related to Unit 1. ठीक है, we have already discussed charge. Now I am discussing plea bargaining. अब जब हम प्ली बार्गेनिंग पढ़ते हैं तो पहले हमें जानना होगा प्ली बार्गेनिंग कौन से चैप्टर में है, सीआरपीसी के कौन से चैप्टर में है। तो सीआरपीसी का चैप्टर है 21A, ठीक है, 21 का 21A में प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर है, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट, प्ली बार्गेनिंग क्या है, उससे रिलेटेड सेक्शंस 21A में दिए हैं। और सेक्शंस कहाँ से कहाँ तक हैं, 265A से लेकर सेक्शंस हैं आपके 265L तक। ओके, तो ये छोटा सा ही चैप्टर है। आई विल ट्राई कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है, पहली चीज़, प्ली बार्गेनिंग शुरू से, प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर शुरू से सीआरपीसी में नहीं था, ये इंसर्ट हुआ है, बाद में अमेंड होके बाद में ऐड हुआ है। तो ये कब इंसर्ट हुआ है ये जानना ज़रूरी है। तो दिस चैप्टर वॉज इंसर्टेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2006, ठीक है। जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2006 का हुआ, उसके द्वारा 21A ये चैप्टर ऐड किया गया सीआरपीसी में। अब हमें समझना है कि प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या है। तो प्ली का मतलब है, प्ली का मतलब रिक्वेस्ट करना। प्लीज़ कह के जब हम कहते हैं या हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे हम प्रार्थना करने को प्ली कहते हैं, ठीक है। और बार्गेनिंग का मतलब क्या है, टू निगोशिएट। हम बार्गेन कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कोई चीज़, हम निगोशिएट कर किसी कंक्लूज़न पर पहुंचना चाहते हैं। तो सीआरपीसी में क्यों प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट रखा गया, इसके पीछे भी एक कारण है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है कोर्ट में, ठीक है। इंडिया में पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत है, और अगर छोटे ऑफेंसेस हैं, कहीं पर अगर समझौते के द्वारा, अगर एक दूसरे के साथ बात करके, डिस्कशन के द्वारा, नेगोशिएट करके किसी मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो वो हम इस चैप्टर में कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस चैप्टर इन सीआरपीसी। तो चैप्टर ये जो था 2006 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सीआरपीसी में आ गया। तो प्ली बार्गेनिंग में हम सबसे पहले 265A एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर देखते हैं, ठीक है। 265A का जो टॉपिक है वो क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर की बात करता है, ठीक। तो एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर में हमें ये क्या कहता है कि दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एक्यूज्ड अगेंस्ट हुम। ये चैप्टर कि किस किस एक्यूज्ड को, मतलब किस किस के लिए अप्लाई होगा। तो आप इसको शॉर्ट में समझिए कि जिन केसेस में डेथ पनिशमेंट नहीं है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, या इम्प्रिजनमेंट टिल 7 years है, ठीक है, इन केसेस को छोड़कर जो भी ऑफेंस है, मीन्स 7 साल से कम वाले सजा के ऑफेंस, वो प्ली बार्गेनिंग मतलब उनके लिए ये चैप्टर अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ये आपका ए पार्ट जो सब सेक्शन 1 है 265A का कहता है। अब हम जब बी की बात करते हैं तो बी में क्या कहा गया है, बी में कहा गया है कि जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो किसी ऑफेंस की उसके पास कंप्लेंट आई तो वो उस पर क्या करेगा, कॉग्निजेंस ले सकता है उस ऑफेंस की, उस कंप्लेंट की मतलब उस ऑफेंस की जिसकी कंप्लेंट आई है उसका कॉग्निजेंस ले सकता है। और फिर वो क्या करेगा, अंडर सेक्शन 200 वो कंप्लेनेंट और विटनेसेस जो भी हैं उनका क्या करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है। उन विटनेसेस की, उस कंप्लेनेंट की जिसने एप्लीकेशन दी, उनका एग्जामिनेशन करेगा, और उसके बाद वो 204 में, सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी में प्रोसेस इश्यू करेगा, ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज़ और देखनी है कि ये सेक्शन मतलब ये चैप्टर किसको अप्लाई नहीं होगा,
प्ली बार्गेनिंग किस किस के लिए अप्लाई नहीं होगा, तो ये अप्लाई नहीं होता सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए अप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये जो है अगर महिलाओं के विरुद्ध, महिलाओं के अगेंस्ट या 14 साल से कम उम्र के बच्चों के विरुद्ध कोई अपराध हुआ है तो प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर अप्लाई नहीं होगा, मीन्स ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। दिस इज सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 265A। नाउ इसके सब सेक्शन 2 पे हम आते हैं, ठीक है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है, ठीक है, वो कौन डिटरमाइन करेगा। तो आपको याद रखना है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी कि कौन से ऑफेंसेस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के दायरे में आएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे नोटिफाई करेगी? थ्रू हिज ऑफिशियल गजट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए नोटिफिकेशन के थ्रू वो ये बताएगी, मतलब उसके नोटिफिकेशन के थ्रू ये पता चलेगा कि कौन से ऑफेंसेस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के दायरे में आते हैं और कौन से नहीं आते हैं, ठीक है। क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जो किसी भी कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रभावित करते हैं। दिस इज सेक्शन 265A ऑफ चैप्टर 21A। ओके, नाउ वी कम टू सेक्शन 265B। 265B जो है वो क्या कहता है? एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग की बात करता है, ठीक है, कि एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, अगर किसी केस में प्ली बार्गेनिंग या सौदा अभिभाग, इसको हिंदी में बोलते हैं सौदा अभिभाग, कि 265B में अगर प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन देनी है तो वो कहाँ दी जाएगी, ठीक है। तो क्या है उसमें आपका पहले सीधे सीधे बताया गया है, जो इसका सब सेक्शन 1 है वो कहता है कि जिस कोर्ट में आपका जो ऑफेंस से रिलेटेड केस पेंडिंग है, ठीक है, जिस कोर्ट में ऐसे ऑफेंस की फाइल पेंडिंग है, ऐसा ऑफेंस पेंडिंग है ट्रायल के लिए, उस कोर्ट में ही प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन दी जाएगी। ये कहता है 265B का सबसेक्शन 1। अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जो एप्लीकेशन है, जो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन दी जाती है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे। तो 265B का जो सब सेक्शन 2 है वो कहता है कि इसमें पहले तो ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द केस रहेगा, ठीक है, जो भी केस है, केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस की क्या केस हुआ था, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगी कि जिसके विषय में वो एप्लीकेशन दी जा रही है। उसके अलावा एफिडेविट रहेगा अक्यूज्ड का, ठीक है, कि अक्यूज्ड जो है मतलब वो अपना एफिडेविट देगा कि वो प्ली बार्गेनिंग के लिए अपनी इच्छा से अप्लाई कर रहा है, मतलब इस प्रोसेस के लिए वो अपनी इच्छा से अप्लाई कर रहा है, वो ये जानता है, इसकी नेचर को समझता है, मतलब आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट, वो जानता है कि उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है, ठीक है, वो जानता है कि प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। एक मतलब आपने बार्गेन कर लिया कि हाँ, मतलब आपस में बैठ के डिसाइड कर लिया कि क्या डिसाइड होना है, उसके आधार पर कोर्ट डिसीजन दे देगा, तो वो उस मतलब ये अच्छे से समझ रहा है कि नेचर और एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट उसका क्या हो सकता है। फिर भी इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल द थिंग्स ही इज़ गिविंग द एफिडेविट दैट ही इज़ फाइलिंग द एप्लीकेशन रिगार्डिंग प्ली बार्गेनिंग वॉलंटरली, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और देखनी है कि अक्यूज्ड जो है वो प्रीवियसली कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट ना हुआ हो, ठीक है, ये चीज़ भी देखनी है जब एप्लीकेशन दी जाएगी। नाउ वी कम टू सब सेक्शन 3 ऑफ 265B। अब 3 जो कहता है वो क्या कहता है
कि जब कोर्ट में एप्लीकेशन रिसीव हो गए, कोर्ट ने एप्लीकेशन सबसेक्शन 1 में जो एप्लीकेशन फाइल होनी थी जहाँ पर, वो कोर्ट ने रिसीव कर ली, तब कोर्ट क्या करेगा, नोटिस इशू कर देगा। ठीक है, कोर्ट नोटिस इशू करेगा, और नोटिस इशू किससे करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को करेगा और कंप्लेनेंट को, एज द केस में भी। ठीक है, जैसा भी केस होगा, तो जो जो लोग उस केस से रिलेटेड होंगे, कोर्ट उनको नोटिस इशू करेगा। किस लिए इशू करेगा, ये भी ध्यान देना है, ये टू अपीयर ऑन अ डेट फिक्स्ड फॉर द केस, कि वो एक निश्चित डेट कोर्ट लगाएगा उसमें, कि वो उस निश्चित डेट पर कोर्ट में अपीयर हो। इसके लिए कोर्ट जो है एक नोटिस इशू करेगा। ये आ गया 265B का सबसेक्शन 3। अब हम आते हैं सबसेक्शन 4 पर। सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि जो अक्यूज्ड है वो अपीयर होगा जो भी डेट फिक्स हुई। ठीक है, जो भी डेट फिक्स्ड हुई अंडर सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 में कोर्ट डेट फिक्स कर देगा। ठीक है, उसमें नोटिस के थ्रू उनको अपीयर होने को बोलेगा। सबसेक्शन 4 में जो अक्यूज्ड है वो उस फिक्स डेट पर अपीयर होगा। ठीक है, और उस अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन कैसे होगा, इन कैमरा, मीन्स बंद कमरे में होगा। ठीक है, मतलब कि उसका एग्जामिनेशन जो है वो बंद कमरे में किया जाएगा। ठीक है, जिससे जहाँ पर क्या है, दूसरी पार्टी ना हो, केस से रिलेटेड दूसरी पार्टी वहाँ पर प्रेजेंट ना हो। क्यों ना प्रेजेंट हो, कि कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना है कि अक्यूज्ड ने, कोर्ट का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है कि अक्यूज्ड ने जो एप्लीकेशन फाइल की है वो वॉलंटरली फाइल की है। ओके, तो ये चीज़ हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब हम सब सेक्शन 4 के ही ए पार्ट में आते हैं। अब जहाँ पर मतलब कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाता है कि मतलब कोर्ट के सेटिस्फेक्शन के लिए कि जो एप्लीकेशन है वो वॉलंटरली फाइल हुई है, वहाँ पर क्या कंडीशन होगी ये देखना है। जब कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि अक्यूज़ ने वॉलंटरली एप्लीकेशन फाइल की है, तो वो क्या करेगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या कंप्लेनेंट को, मतलब जो भी है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसा भी केस हो तो वो एक टाइम देगा, और एक्यूज्ड को, ठीक है, दोनों लोगों को, अक्यूज्ड को और मतलब जो अक्यूज्ड है, जो कंप्लेनेंट है, उन सबको एक जगह पर बैठकर उस केस के लिए मतलब म्यूचुअली बात करनी होगी। म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, और उसमें जो है मतलब विच में इंक्लूड गिविंग टू द विक्टिम बाय द अक्यूज्ड the compensation and other expenses during the case and thereafter fix the date to further hearing of the case। मतलब वो सब म्यूचुअली जो जिन के बीच में ये प्ली बार्गेनिंग होना है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का उनको अप्लाई करना है, या वो लोग चाहते हैं मिलकर इसमें कोई डिसीज़न आ जाए, तो वो उनको कोर्ट जो है वो टाइम देगा कि वो बैठकर आपस में म्यूचुअली बात करें। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि इसी का जो बी पार्ट है कि अगर उनके अंदर उनके म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन से, म्यूचुअली बात करने से कोई सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है, द कोर्ट फाइंड्स द एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड इनवॉलंटरली। दूसरी तरफ मतलब अगर उनमें सेटिस्फेक्शन से डिसाइड हो गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अगर एप्लीकेशन इनवॉलंटरली फाइल हुई है अक्यूज्ड के द्वारा, ठीक है, या फिर अक्यूज्ड पहले कोर्ट में कन्विक्ट हो चुका है इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब सेम ऑफेंस के लिए, सेम टाइप ऑफ ऑफेंस के लिए उसके अगेंस्ट चार्ज बने थे पहले, तो वो क्या करेगा, इट शेल प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड फ्रॉम द स्टेज सच एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1। मतलब इनवॉलंटरली एप्लीकेशन फाइल हुई है, अक्यूज्ड प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ था कोर्ट में, तो अगर ये फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को देखा जाता है तो उसके बाद अगर ऐसा होता है, अगर दोनों पार्टीज एग्री नहीं करती हैं, तब क्या होगा, सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ट्रायल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 265B, ठीक है, जहाँ पर ऑफेंस के लिए ट्रायल पेंडिंग है कह रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। ये हो गया आपका 265B। 265C पे हम जब बात करते हैं तो C बात करता है गाइडलाइंस की।
गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, कि अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन होना है तो कोर्ट को कुछ गाइडलाइंस इशू करनी होंगी, ठीक है। तो पहली गाइडलाइन क्या होगी कि कोर्ट क्या गाइडलाइन इशू करेगा कि इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, अगर केस जो है पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है तो कोर्ट नोटिस इशू करेगा। किस किस को करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को करेगा, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को जिसने इन्वेस्टिगेशन किया था उसको करेगा, इसके अलावा अक्यूज्ड को करेगा और विक्टिम को करेगा, ठीक है। इन चारों को नोटिस इशू होंगे कि वो म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए काम करें, कि वो म्यूचुअली बैठकर बात करें इस केस के मुद्दे पर। और इस पूरी की इसी में प्रोविज़ो दिए हुए हैं कि प्रोवाइडेड दैट थ्रू आउट सच प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इंश्योर दैट एंटायर प्रोसेस इज कम्प्लीटली वॉलंटरली बाय द पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग, कि जो ये म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए जो मीटिंग हो रही है इस पर नज़र रखना कोर्ट की ड्यूटी है। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इंश्योर, मतलब कोर्ट को यह इंश्योर करना होगा कि ये जो सब एंटायर प्रोसेस हो रही है वो कैसे हो रही है, इच्छा से, स्वेच्छा से हो रही है, मतलब कोई दबाव में, कोई ज़बरदस्ती में नहीं हो रही है, ओके। और इसी में दूसरा प्रोविज़ो क्या कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अक्यूज्ड इफ सो डिजायर्स मे पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग विद हिज प्लीडर इफ एनी इंगेज्ड इन द मीटिंग, कि इसमें अक्यूज्ड अगर चाहे तो ऐसी मीटिंग में अगर उसने कोई प्लीडर रख रखा है, ठीक है, वो प्लीडर उसमें मतलब कोई काम कर रहा है, उसका कोई एडवोकेट है, तो वो उसके साथ इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हम सेक्शन 265C के बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट क्या कहता है कि अगर केस पुलिस रिपोर्ट के अदरवाइज इंस्टीट्यूट हुआ है, मीन्स टू से वो कंप्लेंट केस हो सकता है, ठीक है, वो पर्सनली कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की, तो पुलिस रिपोर्ट पर अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, तब किस किस को कोर्ट नोटिस इशू करेगा, तब मीटिंग के सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए वो अक्यूज्ड को और विक्टिम को, ठीक है, नोटिस देगा, मतलब उन दोनों के लिए नोटिस जारी करेगा कि अक्यूज्ड और विक्टिम मिलकर बैठे म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए, मीन्स मिलकर आपस में बात करें। फिर इसमें प्रोविज़ो है कि प्रोवाइडेड वही कह रहा है कि कोर्ट की ड्यूटी है ये इंश्योर करना कि ये सारी प्रोसेस जो है वो कैसे हो रही है, वॉलंटरली हो रही है, इनवॉलेंटरली नहीं हो रही है। इसके बाद इसमें भी सेम प्रोविज़ो है कि अगर अक्यूज्ड जो है, अगर विक्टिम जो है वो क्या है कि चाहे तो वो ये कर सकता है कि वो चाहे, मतलब विक्टिम ऑफ द केस है तो वो ये उस मतलब चाह सकता है, अगर उसका कोई प्लीडर है, उसका एडवोकेट है, तो थ्रू हिज एडवोकेट या विद हिज एडवोकेट वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये हो गया 265C। नाउ वी कम टू 265D। अब 265D क्या कहता है कि 265D बात करता है कि रिपोर्ट ऑफ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट। अब दोनों पार्टीज़ के बीच में जब म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन हो गया तो उसकी रिपोर्ट जो है, जो 265C में है, ठीक है, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन कहाँ पर है, 265C में है। और अगर वो काम कर गया, ठीक है, मतलब उनके बीच में एक स्टेज पर आकर एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ठीक है, वो एक दूसरे से सहमत हो गए, तब कोर्ट की क्या ड्यूटी होगी, तब कोर्ट शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ सच डिस्पोजिशन। तब कोर्ट जो है वो ऐसा डिस्पोजिशन की एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और उसको कौन साइन करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट उस पर साइन कर देगा, एंड ऑल अदर पर्सन्स हु पार्टिसिपेटेड इन मीटिंग, मतलब कोर्ट का जो ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट साइन कर रहा है और जितने भी लोगों ने उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था वो भी शामिल मतलब उनके भी सिग्नेचर होंगे। और क्या है, एंड इफ़ नो सच डिस्पोजिशन हैज़ बीन वर्कड आउट, और अगर कोई ऐसा डिस्पोजिशन वर्कआउट नहीं होता, मतलब ऐसा काम नहीं हो पाता, ये वो म्यूचुअली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, तो कोर्ट क्या करेगा, शेल रिकॉर्ड सच ऑब्जर्वेशन। तो कोर्ट ऐसा ऑब्जर्वेशन जो भी उनका निकल कर आता है उसको रिकॉर्ड कर लेगा, मतलब उसको लिखेगा, and proceed further in accordance with the provisions of this
कोड, और क्या कहते हैं कि इसी के अकॉर्डिंगली वो मतलब कोड के अकॉर्डिंगली मतलब जो भी प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड करेगा केस में। फ्रॉम द स्टेज द एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 265B हैज़ बीन फाइल्ड इन सच केस, मतलब जो 265 उसमें बी में जो सब सेक्शन 1 में एप्लीकेशन फाइल की गई है तो इस CRPC कोड के अकॉर्डिंगली वो आगे की प्रोसीडिंग लेगा अगर उनके बीच में म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन नहीं हो पाता। 265D, ठीक है। नाउ वी कम टू सेक्शन 265E। 265E क्या कहता है, वो डिस्पोजल ऑफ केस की बात करता है। कब डिस्पोजल ऑफ केस की बात करता है कि जब 265D में कोई सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन हो गया, वर्कआउट कर दिया, मतलब कि कोई सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन दोनों पार्टीज़ के बीच, जो भी पार्टीज़ ऑफ द केस हैं प्ली बार्गेनिंग वाले केस में, उनमें कोई कोई सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन हो गया, तब 265E में डिस्पोजल ऑफ केस कैसे होगा ये बताया गया। तो इसका सब सेक्शन सब क्लॉज ए कहता है कि कोर्ट जो है ऐसे केसेस में क्या करेगा, विक्टिम को कंपनसेशन अवार्ड करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पार्टीज़ को वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के मुद्दे पर भी सुनेगा। इसके बाद वो क्या कर सकता है, अक्यूज्ड को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के आधार पर या फिर आफ्टर एडमोनिशन का मतलब क्या है, उसको चेतावनी देकर, उसको वार्निंग देकर, या फिर प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के आधार पर, और एडमोनिशन अंडर सेक्शन 360 में, ठीक है, इनके आधार पर, या फिर for dealing with the accused under the provisions of Probation of Offender Act 1958 और एनी अदर लॉ, मतलब वो अक्यूज्ड के साथ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के अकॉर्डिंगली डील करेगा, या फिर कोई भी और लॉ जो भी एप्लीकेबल है उस समय, वो फॉलो द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन द सक्सीडिंग क्लॉजेज फॉर इम्पोजिंग द पनिशमेंट ऑन द अक्यूज्ड, मतलब तो वो उन प्रोसीजर्स को फॉलो करके अक्यूज्ड के ऊपर पनिशमेंट, मतलब जो भी पनिशमेंट उसके ऊपर इम्पोज हो सकता होगा वो पनिशमेंट उसको इम्पोज करेगा कोर्ट, ठीक है, और विक्टिम को कंपनसेशन देगा। ये हो गया आपका 265 का ए क्लॉज। बी क्लॉज क्या कहता है कि आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लॉज ए, जब पार्टीज को क्लॉज ए में कोर्ट ने सुन लिया, ठीक है, और कोर्ट का व्यू है, कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 360 में या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के अकॉर्डिंगली या किसी और लॉ में जो कि उस समय एप्लीकेबल है, उसके प्रोविज़न जो हैं वो अक्यूज्ड के केस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अक्यूज्ड का केस में कहीं ना कहीं वो प्रोविज़न्स आ जाते हैं, ठीक है, उन प्रोविज़न्स को जगह मिलनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, अक्यूज्ड को रिलीज़ भी कर सकता है प्रोबेशन पर, ठीक है, अक्यूज्ड को वो कोर्ट प्रोबेशन पर रिलीज भी कर सकता है और उसको ऐसे लॉ का बेनिफिट दे सकता है। जैसा भी केस होगा ये कोर्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है, कोर्ट देखेगा उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा। ये आपका क्लॉज बी ऑफ 265E है। अब हम सी में आते हैं, तो सी बात करता है पनिशमेंट की। अब क्या है कि पार्टीज को क्लॉज बी में सुन लिया गया, उसके बाद कोर्ट को लगता है कि मिनिमम पनिशमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड, कोर्ट देखता है मतलब मिनिमम पनिशमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर द लॉ फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय द अक्यूज, कि जो ऑफेंस अक्यूज ने कमिट किया है और जिसके लिए प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल की है, उस ऐसे किसी केस में कितना पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है, मिनिमम पनिशमेंट कितना प्रोवाइड किया गया है किसी लॉ के अधीन में ऐसे ऑफेंस में, और वो क्या करेगा, इट में सेंटेंस द अक्यूज टू हाफ ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट, जो भी मिनिमम पनिशमेंट ऐसे ऑफेंस में होगा उसका आधा पनिशमेंट कोर्ट अक्यूज्ड को दे सकता है। अब इसी का डी क्लॉज क्या कहता है कि इन केस आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लॉज बी, अब पार्टीज को मतलब अंडर क्लॉज बी कोर्ट ने सुन लिया और कोर्ट को लगता है कि द ऑफेंस कमिटेड बाय द अक्यूज्ड इज नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी। कोर्ट को मतलब पार्टीज को सुनने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो अक्यूज्ड का केस है, जो भी केस है वो क्लॉज बी और क्लॉज सी में 265E के क्लॉज बी और सी में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा कि देन इट में सेंटेंस द अक्यूज्ड, ये अक्यूज्ड को क्या सेंटेंस दे सकता है, टू 1/4 ऑफ द पनिशमेंट, ठीक है, कि जो भी पनिशमेंट उस केस में, ऐसे केस में 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड, जो भी पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया हो
होगा ऐसे केस में, उसका 1/4 वो अक्यूज्ड को देगा, या फिर जो भी पनिशमेंट उसमें एक्सटेंड किया जा सकता है उसका 1/4 अक्यूज्ड को देगा, ठीक है। एज द केस में बी फॉर सच ऑफेंस, जैसा भी इस तरह के ऑफेंसेस के लिए केस होगा, इस तरह के अपराधों के लिए, तो कोर्ट को उसके अकॉर्डिंगली वो 1/4 पनिशमेंट, प्रोवाइडेड पनिशमेंट का 1/4 दे सकता है, या उसमें जितना भी एक्सटेंडेबल पनिशमेंट हो सकता है उसका 1/4 दे सकता है। दिस इज सेक्शन 265E। अब हम आते हैं 265F में। 265F बात करता है जजमेंट ऑफ द कोर्ट की, तो सीधा सा सेक्शन है, वो कहता है कि कोर्ट जो है ऐसे केस में भी 265E में ओपन कोर्ट में जजमेंट देगा, ठीक है, और ओपन कोर्ट में जजमेंट देगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के द्वारा उस जजमेंट पर साइन होगा। अब 265G क्या कहता है? 265G बात करता है फाइनलिटी ऑफ जजमेंट की, कि जजमेंट फाइनल होगा, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग के केसेस में जो भी जजमेंट आएगा कोर्ट में वो फाइनल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज़ ने समझौता किया है, दोनों पार्टीज़ ने एक साथ बैठकर बात किया है, उसके बाद किसी जजमेंट पर कोर्ट पहुंचा है। इसलिए 265G के अकॉर्डिंगली फाइनलिटी ऑफ जजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 265G शैल बी फाइनल एंड नो अपील, ठीक है। नो अपील शेल लाई इन एनी कोर्ट अगेंस्ट सच जजमेंट, ठीक है। जो 265G का जो जजमेंट होगा वो फाइनल होगा, कोर्ट का जजमेंट, और उसकी कोई अपील किसी कोर्ट में ऐसे जजमेंट की नहीं होगी। केवल एक्सेप्ट क्या हो सकता होगा? स्पेशल लीव पिटीशन फाइल हो सकता होगा अंडर आर्टिकल 136, या फिर रिट पिटीशन हो सकता होगा अंडर आर्टिकल्स 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, नाउ वी कम टू 265H। 265H बात करता है पावर ऑफ द कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग, कि प्ली बार्गेनिंग के केस में कोर्ट की पावर क्या होगी, ठीक है। जिस कोर्ट में केस फाइल हुआ है उसकी, ठीक है, जिस कोर्ट में केस प्ली बार्गेनिंग का चल रहा है उस कोर्ट की पावर की बात है। तो ए कोर्ट शैल हैव फॉर द पर्पसेस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस अंडर दिस चैप्टर ऑल द पावर्स वेस्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ बेल, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्पोजल ऑफ अ केस इन सच कोर्ट अंडर दिस कोड, कि जो भी पावर्स होंगी, मतलब प्ली बार्गेनिंग के केस से रिलेटेड जो भी पावर्स होंगी, चाहे वो पावर्स रिलेटेड टू बेल हो, चाहे ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस हो, चाहे और भी कोई भी मैटर हो उससे जुड़ा हुआ, तो वो सारी की सारी पावर्स उसी कोर्ट में वेस्ट करेंगी। उस कोर्ट की ही पावर होंगी जहाँ पर केस पेंडिंग है, जहाँ पर केस चल रहा है प्ली बार्गेनिंग का। अब 265I की बात करें तो I कहता है पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द अक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि क्या है कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 428 शैल अप्लाई फॉर सेटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द अक्यूज्ड अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इम्पोज्ड अंडर दिस चैप्टर। अब इसमें क्या है कि जो भी सेक्शन 428 के प्रोविजन हैं वो अप्लाई होंगे, ठीक है, सेटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन, पीरियड ऑफ डिटेंशन को सेट ऑफ करने में, अंडरगॉन बाय द अक्यूज्ड, जो कि अक्यूज्ड जिस पीरियड ऑफ डिटेंशन में रहा है अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इम्पोज अंडर दिस चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में जो भी इम्प्रिजनमेंट उसको इम्पोज हुआ उसमें उसने अगर पहले पीरियड ऑफ डिटेंशन में वो रहा तो वो उसमें सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए वो उसमें उसे 2 साल की सज़ा हुई और 6 महीने की सज़ा अक्यूज्ड पहले काट चुका है, जेल में रह चुका है, तो वो उसकी 6 महीने की सज़ा लेस हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से पीरियड ऑफ डिटेंशन को उसमें सेट ऑफ कर दिया जाएगा। इन द मैनर एज दे अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट अंडर अदर प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ दिस कोड, मतलब ठीक उसी तरीके से जैसे कि इम्प्रिजनमेंट के संबंध में जो इस कोड में दूसरे प्रोविजंस दिए हैं, ठीक उसी तरह। ये हो गया आपका 265I। अब 265J की बात करें तो ये सेविंग्स क्लॉज है, ठीक है, सेविंग्स से रिलेटेड है। वो क्या कहता है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल हैव इफेक्ट नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस
कोड, मतलब इस चैप्टर का कोई भी जो प्रोविज़न है वो किसी और चैप्टर से, मतलब किसी और जो भी प्रोविज़न है उनसे इस कोड के किसी और प्रोविज़न से इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। नथिंग इन सच अदर प्रोविज़न शैल बी कॉन्स्टिट्यूट टू कंटेन द मीनिंग ऑफ एनी प्रोविज़न्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। मतलब ये सेविंग क्लॉज है, आपको ये समझना है कि इस चैप्टर का जो प्रभाव है, इस अध्याय के जो उपबंधों का प्रभाव है वो किसी और मतलब जो किसी इसके प्रोविज़न अगर किसी और चीज़ से असंगत भी होते हैं, मतलब उससे नहीं मिलते हैं, तब क्या होगा कि इसका ये अर्थ नहीं माना जाएगा कि वो इस अध्याय के अर्थ को, मतलब इस अध्याय के उपबंधों को सीमित कर दे, ठीक है। मतलब प्ली बार्गेनिंग का जो ये चैप्टर है वो अगर किसी और चैप्टर से कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चैप्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए या इस चैप्टर को कुछ शॉर्ट कर दीजिए या इसके जो प्रोविज़न्स हैं उनको सीमित कर दिया जाए। ओके, नाउ वी कम टू 265 के। ये बोलते हैं कि स्टेटमेंट्स ऑफ द अक्यूज नॉट टू बी यूज्ड, कि इस चैप्टर में जो भी अक्यूज्ड ने स्टेटमेंट किए, मतलब प्ली बार्गेनिंग का जो भी केस था उसमें अगर अक्यूज्ड के जो भी स्टेटमेंट हैं वो कहीं और उसके यूज़ नहीं किए जाएंगे, मीन्स किसी और पर्पस से जो भी, मतलब उसने क्या किया है, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 265B में फाइल किया और उसने जो भी उसमें स्टेटमेंट किए हैं उनको वो क्या होगा, शेल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अलावा, इस चैप्टर के उद्देश्यों को पूरा करने के अलावा उसके उन स्टेटमेंट्स का, अक्यूज्ड के उन स्टेटमेंट्स का प्रयोग कहीं और किसी और चैप्टर में किसी और उद्देश्य से नहीं किया जाएगा। अब आता है, दिस इज द लास्ट सेक्शन 265L, नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, कि नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, कि ये चैप्टर कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो ये सेक्शन बताता है कि नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एनी जुवेनाइल और चाइल्ड, ठीक है। ये जो चैप्टर है किसी भी जुवेनाइल को, किसी भी चाइल्ड को एज डिफाइंड इन क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2000 का, उसमें जो आपके चाइल्ड और जुवेनाइल की जो डिफाइन किया गया है 2 क्लॉज के में, उसको इस चैप्टर के प्रोविज़न लागू नहीं होंगे। तो आज के वीडियो में हमने प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर कंप्लीट किया जो कि 265A से लेके 265L तक है, चैप्टर 21A है। और आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।